फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये हम नई वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये 2019 का जो प्रीलिम्स था उसके क्वेश्चंस को हम टिप्स और ट्रिक्स की जो मदद और सहायता से सॉल्व करेंगे और आप एंड तक वॉच कीजिए। यदि आपको प्रीलिम्स 2022 या फिर आप जो भी साल में देंगे उसको क्लियर करना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा उसमें हाफ नॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रिक्स या फिर एलिमिनेशन का इस्तेमाल करेंगे और कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। तो चलिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। तो जब आप दोनों स्टेटमेंट, पहले तो मैं ये बता दूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही शांत और काल्म स्टेट में, जिससे कि आप उसका आंसर निकाल सकें। तो सेकंड स्टेटमेंट को देखिए, लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार्स वर हेरिडिटी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ वर नॉट हेरिडिटी। वन नॉट यहाँ पर एक नेगेटिव स्टेटमेंट है और आपको यदि नहीं पता तो आप इसको रॉन्ग मान सकते हैं। तो अब आपका गेम बचता है ए और डी के बीच में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिए, जागीरदार्स वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज वेयर एज जमींदार्स वर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू ड्यूटी विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू। मतलब कि कोई भी ड्यूटी नहीं कर सकते थे रेवेन्यू कलेक्शन की। ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। जहाँ पे भी ऐसे वर्ड हैं एनी, नो, नन, मतलब कि एक एक्सट्रीम हो जाता है पैदा शब्द। ये एक्सट्रीम शब्द हैं और जनरली जब प्रीवियस ईयर का आप ट्रेंड देखेंगे तो ये रॉन्ग होते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा और सेकंड स्टेटमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों बायस हैं प्रीवियस ईयर के। यदि आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा नाइदर 1 और 2। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ट्रिक कैसी लगी। तो अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। ये भी सॉल्व किया जा सकता था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर ऑफ 1813। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सपेक्ट फॉर ट्रेड इन द सी टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो ये एक सही स्टेटमेंट है, आपने इसको पढ़ा भी होगा यदि आपने स्पेक्ट्रम या फिर पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ ली है या फिर आपने बेसिक एनसीईआरटी भी पढ़ी है। तो उसमें भी ये चार्टर एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन काउंसिल एक्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, मतलब कि बी चला जाता है यहाँ से। अब आपका गेम बचता है 3 ऑप्शन के और। तो थर्ड स्टेटमेंट को देखिए, द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउट कंट्रोल बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब इसमें डेट थी है 1853 और जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद ही जो ब्रिटिश क्राउन था वो इंडिया में आया था 1857 के रिवॉल्ट के बाद। तो इसके पहले ये कैसे हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। और जब थर्ड को आप एलिमिनेट करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा विदाउट नोइंग दैट 2 ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट। तो आप मुझे बताएं आपको ट्रिक कैसी लगी हो। और सेकंड ऑप्शन को आप देखेंगे, इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय कंपनी। हो भी सकता नहीं भी, लेकिन आपको यदि 1 और 3 स्टेटमेंट के बारे में नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और मैं बोलूँगा ट्रिक्स और एलिमिनेशन की ओर से देखें तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम इसको फिफ्थ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। विथ रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First, it contribute to the revival of indigenous artisan crafts and industry. Second, the National Council of Education was established as a part of Swadeshi movement. तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट को जब देखेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट है और यहाँ पे लिखा है आर्टिशियन क्राफ्ट्स थे और इंडिजीनियस जो हमारे भारत का आर्टिस्ट, मतलब कि जो इंडिजीनियस फॉर ओन कंट्री जिसका मतलब होता है, उसके आर्टिशियन क्राफ्ट्स को रिवाइवल दिया गया, जिससे कि स्वदेशी मूवमेंट और भी स्प्रेड हुआ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट है और यहाँ से आपका ए और सी के बीच में आंसर बचता है। अब आप सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड एट द पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो आपको यदि पता हो या ना हो, लेकिन आप लेके चल सकते हैं कि मे बी अगर एग्जामिनर ये चीज़ डाल रहा है तो उसको भी पता चला हुआ कि इस्टेब्लिश हुआ होगा। यदि उसको नहीं चला हुआ तो पता चला, यदि उसको नहीं पता होता तो वो सेकंड स्टेटमेंट को मन से थोड़ी ना बना पाता। आप इस लॉजिक के साथ जाएंगे तो आपका एक ए सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। आप खुद सोचिए, मैं सेकंड लॉजिक आपको बताऊं तो यदि मान लीजिए एग्जामिनर को सेकंड स्टेटमेंट बनाना है और उसको पता है, उसने कहीं बुक से या फिर इंटरनेट से रीड किया है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश हुआ था, जब ही तो वो डाल पाएगा ना।
यदि उसको नहीं पता तो वो कैसे डाल पाएगा। मतलब कि एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है और आप इस लॉजिक के साथ जाएंगे तो आपका आंसर आएगा बोथ 1 और 2। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। एक और मैं ट्रिक बताना चाहूँगा, इसको आप ट्रिक की सहायता से या फिर बायस कह सकते हैं यूपीएससी का। अब 7th और 8th क्वेश्चन को जब देखेंगे तो इसमें दोनों ऑप्शन में सोहगाड़ो और सोहगारो गिवन है। मतलब कि दोनों ऑप्शन में सोहगारो है, मतलब कोई ना कोई एक ऑप्शन में सोहगारो सही होगा। इसलिए एग्जामिनर ने मतलब कि ज़्यादा लगाव है उस साइड से, इसलिए उसने वह जो ऑप्शन था उस बार बार क्वेश्चन में दे रहा है। तो आप जैसे आपको नहीं भी पता दोनों ऑप्शन के बारे में, आप 2 टिक लगा सकते। और मैं आपको फैक्ट की बात बताऊं तो इनमें से एक का आंसर सोहगाड़ो है। तो यदि आप इस लॉजिक के साथ जाएंगे तो आपको नेट प्रॉफिट ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब 9th क्वेश्चन को देखिए आप, विच ऑफ द अबव इज आर द फीचर ऑफ महायान बुद्धिज्म। तो यदि आपको नहीं भी पता तो आप सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़िए। द फिक्शन ऑफ द बुद्धा, ट्रेडिंग टू पाथ ऑफ बोधिसत्व, इमेजिंग वर्सेट एंड रिचुअल्स। तो यदि आपको नहीं भी पता तो आप ऑल के साथ चले जाएंगे, क्योंकि सब अच्छे अच्छे स्टेटमेंट हैं और जनरल स्टेटमेंट हैं। और जनरल स्टेटमेंट में जितनी बार भी बोलता हूँ 99% जनरल स्टेटमेंट सही होते। तो आप थर्ड के साथ जाएंगे तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अब 10th क्वेश्चन को देखिए। अब हम 10th क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें लिखा है